नमस्कार दोस्तों, प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल में आप सबका पुनः स्वागत है। दोस्तों, रेलवे एग्ज़ाम के लिए हम समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 लेकर आज हाजिर हुए हैं। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है डेली बेस पे आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अपनी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाएं। तो अगर आप डेली बेसिस पे इनको देखते हैं तो ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं क्योंकि या तो वो किसी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या फिर उनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। केवल उन्हीं प्रश्नों को हम अपनी वीडियो में जगह देते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है कि कर्नाटक युद्ध हुए थे, यानी किन के बीच कर्नाटक युद्ध हुए थे। विकल्प ए है अंग्रेजों एवं डचों के बीच, विकल्प बी है अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के बीच, विकल्प सी है अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच और विकल्प डी है अंग्रेजों एवं मराठों के बीच। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? सही विकल्प है विकल्प सी, यानी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक युद्ध हुए थे। अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रुस को कब मिला? विकल्प ए है 1860 में, विकल्प बी है 1863 में, विकल्प सी है 1873 में और विकल्प डी है 1878 में। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? दोस्तों, विकल्प बी यानी 1863 इसका सही विकल्प है। आपको बता दें, पूरा पाषाणकालीन सभ्यताओं में जो लोगों का प्रमुख पालतू जानवर होता था वो कुत्ता था, इसको भी याद रखें। साथ ही आपको बता दें कि पूरा पाषाणकालीन सभ्यता में प्रकृति को ही देवता माना जाता था। आग की खोज बेसिकली पूरा पाषाण काल में की गई थी और पहिए की खोज नव पाषाण काल में की गई थी। इन्हें भी याद रखें कि आग की खोज पूरा पाषाण और नव पाषाण काल में पहिए की खोज की गई थी। तीसरा सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर लिखी गई यंग इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? विकल्प ए अरुणा आसफ अली, विकल्प बी मोहम्मद इकबाल, विकल्प सी बिपिन चंद्र पाल द्वारा और विकल्प डी लाला लाजपत राय द्वारा। तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी, यानी कि लाला लाजपत राय द्वारा यंग इंडिया ये पुस्तक लिखी गई थी। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया, साइमन कमीशन को एक और नाम दिया जाता है व्हाइटमैन कमीशन। रीज़न ये है कि इसके 7 सदस्य अंग्रेज ही थे, इसलिए भारत में इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। पंजाब में जो साइमन कमीशन के विरोध का प्रतिनिधित्व किया वो लाला लाजपत ने किया था। उसी समय उनको कुछ चोट पहुंचाई गई अंग्रेजों द्वारा, जिसके कारण उनकी बाद में मृत्यु हो गई। उनका कहना था कि मेरे सिर पर प्रत्येक प्रहार अंग्रेजी शासन की ताबूत की कील साबित होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोट है। ये बेसिकली उग्रवादी दल से जुड़े हुए थे, उग्रवादी संगठन इनका। उग्रवादी संगठन में लाल बाल पाल, 3 नाम बहुत महत्वपूर्ण है, लाल बाल पाल। तो इसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी बिपिन चंद्र पाल इनसे जुड़े हुए थे। चौथा सवाल है, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? विकल्प ए है हिमालय, विकल्प बी है विंध्याचल, विकल्प सी है अरावली और विकल्प डी है सतपुड़ा। तो सबसे प्राचीनतम जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम बताना है। तो विकल्प सी यानी कि अरावली इसका सही जवाब है। दोस्तों, अरावली भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। आपको बता दें, इसकी ऊंचाई फिलहाल कम है। रीजन ये है कि ये बहुत पुरानी होने की वजह से अपरदन के कारण इसकी जो है ऊंचाई कम हो गई है। दोस्तों, पर्वतों की ऊंचाई बेसिकली उसके उत्पत्ति के समय के आधार पर निर्धारित होती है। जैसे भारत में हिमालय जो कि नवीन बलित पर्वत है, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है 8,850 मीटर के आसपास है। तो इसलिए यह अभी नया बना है, इसलिए इसका जो है इसकी जो ऊंचाई है वो कुछ ज़्यादा है। भारत में अगर बात करें कि सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो वो K2 है, क्योंकि हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है एवरेस्ट वो नेपाल में है। तो ये याद रखें, भारत में सर्वोच्च चोटी K2 है और हिमालय की अगर सर्वोच्च चोटी की बात करें तो वो एवरेस्ट ही है। 5वां सवाल है, भारत में निम्नलिखित नदी बेसिनों में से किसकी वार्षिक जल लब्धि अधिकतम है? विकल्प ए है गंगा, विकल्प बी है ब्रह्मपुत्रा, विकल्प सी है सिंधु और विकल्प डी है गोदावरी। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? नदी बेसिनों में से सर्वाधिक जल लब्धि अधिकतम किसकी है? तो उसका सही विकल्प है विकल्प बी, यानी ब्रह्मपुत्रा। भारत में भारत के नदी बेसिन में से सर्वाधिक जल लब्धि इसकी है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा तिब्बत से निकलती है, आपको बता दें, और ये मानसरोवर झील है तिब्बत में, मानसरोवर झील वहाँ से होकर ये निकलती है और ये बहती हुई अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करके
भारत और बांग्लादेश से बहती हुई बाद में बे ऑफ बंगाल में गिरती है। बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे ये गंगा नदी से मिल के आगे बढ़ती है, जिसे जमुना नाम से बोलते हैं। दोनों के गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर जमुना नाम से बहती हैं। ये दोनों मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। याद रखें, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। अगला सवाल है अल्फा अल्फा है, यानी अल्फा अल्फा क्या है? विकल्प ए है एक नगर, विकल्प बी है एक जनजाति, विकल्प सी है एक प्रकार की घास और विकल्प डी है एक पशु। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा आपको बताना है। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, यानी एक प्रकार की घास। दोस्तों, इस सवाल को कई महत्वपूर्ण एग्जामों में पूछा गया है। इवन यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में भी इसके बारे में पूछा गया है कि अल्फा अल्फा क्या है। अलग अलग कॉन्टिनेंटल में, अलग अलग महाद्वीपों में और देशों में भी अलग अलग प्रकार की घास पाई जाती है। जो प्रमुख घास होती हैं उनका नाम मैं बता रहा हूँ। प्रेरी घास जो पाई जाती है, प्रेरी, वो नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। साउथ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पंपास, लानोस और कंपोस 3 प्रकार की घास पाई जाती हैं। स्टेपी घास बेसिकली मिडिल एशिया में पाई जाती हैं। मिडिल एशिया में स्टेपी घास पाई जाती हैं। वेल्ड की बात करें तो वेल्ड दक्षिण साउथ अफ्रीका में पाई जाती है वेल्ड घास। और डाउन्स की बात करें तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली एक प्रमुख घास है। 7वां है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है। आपको बताना है विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली दूसरा सदन कौन सा है। विकल्प ए है भारतीय राज्यसभा, विकल्प बी है अमेरिका की सीनेट, विकल्प सी है कनाडा की सीनेट और विकल्प डी है फ्रांस की सीनेट। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी, यानी अमेरिका की सीनेट विश्व में सबसे ज्यादा शक्तिशाली द्वितीय सदन है। भारत में बात करें दोस्तों तो भारत का जो द्वितीय सदन है वो राज्यसभा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन किया गया है। राज्यसभा स्थायी सदन है, लोकसभा अस्थायी होता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। प्रत्येक 2 वर्षों में इसके 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और इतने ही सदस्यों का पुनः चुनाव होता है। 8वां सवाल है भारत में प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं की शुरुआत पहली बार कब हुई थी। विकल्प ए है चार्टर अधिनियम 1835, विकल्प बी है भारत सरकार अधिनियम 1858, विकल्प सी है भारत परिषद अधिनियम 1861 और विकल्प डी है भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा। प्रतिनिधात्मक संस्थाओं का भारत में शुरुआत पहली बार कब हुआ था। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी, यानी भारत परिषद अधिनियम 1861 में भारत में पहली बार प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं की शुरुआत हुई थी। आपको बता दें 1857 में जो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके बाद अंग्रेजों ने सोचा कि भारतीयों के अंदर विद्रोह की भावना पनप रही है, इसलिए भारत में प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं इंस्टीट्यूशनों का बढ़ावा देके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनसे जोड़े ताकि इनकी जो क्रोध की भावना है उसको कम किया जा सके। इसलिए भारत परिषद नियम जब 1861 आया तो उसमें इस तरीके की संस्थाओं का विकास किया गया। किसी मामले में कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए जो हाई कोर्ट होता है निम्नलिखित में से कौन सा लेख यानी रिट जारी करता है। विकल्प ए है बंदी प्रत्यक्षीकरण, विकल्प बी है प्रतिषेध, विकल्प सी है अधिकार पक्ष और विकल्प डी है उत्प्रेषण। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, यानी प्रतिषेध। जो रिट जारी किया जाता है उच्च न्यायालय द्वारा वो कानूनी कार्रवाई को रोकने के लिए किया जाता है। इसमें बोला जाता है कि जो उससे नीचे की अदालत है वो इस पर कोई कार्रवाई ना करे और हमारे पास या उसके ऊपर के न्यायालय में इसे भेज दिया जाए, क्योंकि ये उनके अधिकार से ज़्यादा की बात है, अधिक की बात है। दोस्तों, भारतीय न्यायालयी व्यवस्था में 5 टाइप के रिट जारी की जाती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। आपको बता दें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही न्यायालय फंडामेंटल राइट के उल्लंघन पे इस तरीके की रिट जारी करते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय को एक विशेष अधिकार दिया गया है कि वो फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए भी रिट जो है जारी कर सकता है। 10वां सवाल है स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है। विकल्प ए स्वर्ण मूल्य के माप के रूप में, विकल्प बी स्वर्ण का मुक्त टंकण, विकल्प सी स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी न होना और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, यानी कि स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी न होना। स्वर्ण बुलियन मान का संबंध इसी से है।
11वां सवाल है, भूरी क्रांति किसे कहते हैं? विकल्प ए चारा उद्योग का विकास, विकल्प बी दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का विकास, विकल्प सी भारत में खाद्य प्रसंस्करण और तेल शीतल पेयों के उद्योगों का विकास, और विकल्प डी है उर्वरक। तो आपको बताना भूरी क्रांति यानी कि ब्राउन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो वो है विकल्प डी यानी कि उर्वरकों के उत्पादन से ये जुड़ा हुआ है भूरी क्रांति। दोस्तों, भारत में अलग अलग उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कई रिवॉल्यूशंस लाए गए, जिसमें से भूरी क्रांति जो है वो उर्वरक से संबंध रखती है। खाद्य उत्पादन के लिए हरित क्रांति भारत में लाई गई, जिसके जनक स्वामीनाथन कहलाए, MS स्वामीनाथन। अंडा के उत्पादन के लिए रजत क्रांति लाई गई, और टमाटर और मांस के उत्पादन के लिए रेड रिवॉल्यूशन यानी कि लाल क्रांति लाई गई। श्वेत क्रांति का संबंध जो दुग्ध उत्पादन एवं दुग्ध उत्पादों का जो विकास हुआ वो व्हाइट रिवॉल्यूशन के अंतर्गत किया गया। सुनहरी क्रांति बेसिकली फल उत्पादन से जुड़ी हुई क्रांति है। ये कई परीक्षाओं में इस तरीके की क्रांतियाँ और उससे संबंधित जो उत्पाद हैं पूछ लिए जाते हैं, तो ये याद रखें। अगला सवाल है, 12वां, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं? तो विकल्प ए है जनता के, विकल्प बी है उत्पादकों के, विकल्प सी है राज्य के, और विकल्प डी है श्रमिकों के यानी कि श्रम संघों के। तो आपको बताना समाजवादी जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है उनमें उत्पादन के सभी कारकों पर स्वामित्व और नियंत्रण किसका रहता है? उसका सही विकल्प है विकल्प सी यानी कि राज्य का उस पर नियंत्रण और स्वामित्व होता है। आपको बता दें, स्वामित्व के आधार पर और नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं 3 प्रकार की होती है, एक समाजवादी, दूसरी पूंजीवादी और तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा वो होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो लाने का कंसेप्ट है, ये जनक आप ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के हैं, वो है एडम स्मिथ। याद रखिए, एडम स्मिथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक के रूप में आए, और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। कई परीक्षाओं में पूछा गया वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी पुस्तक है? तो वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ की पुस्तक है। भारत में जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी में राज्य के साथ साथ प्राइवेट सेक्टरों का भी प्रतिनिधित्व रहता है। अगला सवाल है, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? तो उसका विकल्प ए है आयरन, विकल्प बी है मैग्नीशियम, विकल्प सी है जिंक, और विकल्प डी है कोबाल्ट। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? विकल्प डी यानी कि कोबाल्ट B12 का एक घटक है। अगला सवाल है, 14वां, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? विकल्प ए है 629, विकल्प बी है 656, विकल्प सी है 665 और विकल्प डी है 556। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? इसका सही विकल्प है विकल्प ए यानी कि 629। हमारे शरीर में जो कुल मांसपेशियां होती हैं, मसल्स होती हैं, वो 629 होती हैं। 15वां सवाल और आज का अंतिम सवाल है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो विकल्प ए है विटामिन ए, बी विकल्प है विटामिन बी, सी विकल्प है विटामिन सी, और विकल्प डी है विटामिन डी। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? इसका सही विकल्प होगा दोस्तों विकल्प ए यानी विटामिन ए मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला सबसे महत्वपूर्ण विटामिन है। आपको बता दें, विटामिन ए की खोज जो की थी वो मैकुलन ने की थी। इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनाल है। रेटिनाल इसका साइंटिफिक नाम है। इसकी कमी से यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो याद रखिए, विटामिन की खोज तो फंक ने की थी और विटामिन ए की खोज मैकुलन ने की थी, मैकुलन ने। धन्यवाद दोस्तों। हमारी डेली की तरीके से कोशिश रहती है कि हमारी वीडियो में जो भी सवाल हों वो इतने महत्वपूर्ण हो कि आपकी सफलता में कुछ योगदान दे सकें। फिर भी अगर आपके कोई कमेंट्स हो, कोई सुझाव हो, तो कृपया कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर लिखा करें। अगर आज का वीडियो ये अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आपकी सफल भविष्य के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद।
दोस्तों, प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। दोस्तों, रेलवे एग्जाम के लिए एनटीपीसी हेतु जो समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने शुरू किया था, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 20 आज लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो आपका विकल्प ए है अजीमुल्लाह खां द्वारा, विकल्प बी है कुंवर सिंह द्वारा, विकल्प सी है खान बहादुर खान द्वारा, तो विकल्प डी है तात्या टोपे द्वारा। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? इसका सही विकल्प है विकल्प बी, यानी कि कुंवर सिंह द्वारा 1857 के विद्रोह में जगदीशपुर में इन्होंने नेतृत्व किया था। आपको बता दें 1857 का जो युद्ध हुआ था वो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। इसकी शुरुआत बेसिकली मंगल पांडे जो बैरकपुर छावनी से थे, उन्होंने शुरुआत किया था मेरठ से, लेकिन बाद में उनको फांसी दे दी गई। अंत में कुछ लोगों ने दोबारा विद्रोह किया और दिल्ली चलो का नारा देते हुए दिल्ली की ओर कूच किया और दिल्ली में जो शासक थे बहादुर शाह जफर, उनको अपना राष्ट्रीय नेता घोषित किया। इस प्रकार अन्य प्रांतों में भी कई लोगों ने अलग अलग प्रांतों में अपना प्रतिनिधित्व किया इस विद्रोह का। आपको बता दें, हमेशा कई एग्जामों में ऐसा पूछा गया है कि किस स्थान पे किसने प्रतिनिधित्व किया था 1857 के विद्रोह का, तो उसके कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बता दे रहे हैं। कानपुर में जो प्रतिनिधित्व किया था वो नाना साहब ने किया था। इनके सेनापति थे तात्या टोपे, इन्होंने बेसिकली प्रतिनिधित्व किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और लखनऊ से बेगम हजरत महल तथा इलाहाबाद से लियाकत अली ने 1857 के विद्रोह में नेतृत्व प्रदान किया था। अगला सवाल है दूसरा, ब्रिटिश सरकार द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभिक तौर पर किया गया था। यानी आपको बताना है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन किन क्षेत्रों में किया गया था। तो विकल्प ए है मद्रास और बम्बई, विकल्प बी है गंगा यमुना दोआब, विकल्प सी है संयुक्त प्रांतों में और विकल्प डी है बंगाल और बिहार में। तो आपको बताना है रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रारंभिक तौर पर किन क्षेत्रों में किया था। इसका सही विकल्प है विकल्प ए, यानी कि मद्रास और बम्बई में रैयतवाड़ी प्रथा का प्रचलन हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें कृषि संबंधित जो कर वसूलने की प्रथाएं थी अंग्रेजी ज़माने में प्रमुखता 3 थी। एक थी रैयतवाड़ी, जैसा कि मैंने आपको बताया, दूसरी थी महलवाड़ी और तीसरी थी स्थायी बंदोबस्त। तो आपको बता दें रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी, इसके जो जनक थे, यानी कि जो शुरू की गए थे, इस चीज़ को जिसने शुरू किया था वो थे मुनरो तथा जो चार्ल्स रीड थे, इन्होंने शुरुआत किया था। महलवाड़ी व्यवस्था को हार्ट मैकेंजी ने प्रारंभ किया था, हार्ट मैकेंजी नाम याद रखें। तथा जो स्थायी बंदोबस्त था, जमींदारी बंदोबस्त, उसको लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त का प्रचलन शुरू किया। और बेसिकली जो इन्हें सुझाव दिया था स्थायी बंदोबस्त के लिए वो थे जॉन शोर ने स्थायी बंदोबस्त का सुझाव दिया था लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1793 में। दोस्तों, ये उस समय भारत के गवर्नर थे। तीसरा सवाल है मौर्य साम्राज्य के लक्षणाध्यक्ष होता था। मौर्य साम्राज्य में जो लक्षणाध्यक्ष होता था वो कौन होता था, आपको बताना है। विकल्प ए है सिक्कों का निरीक्षक, विकल्प बी है टकसाल का अध्यक्ष, विकल्प सी है खदानों का अध्यक्ष और विकल्प डी है चारागाहों का अध्यक्ष। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? इसका सही विकल्प है दोस्तों विकल्प बी, यानी टकसाल का अध्यक्ष जो होता था टकसाल का, उसको लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था मौर्य प्रशासन में। टकसाल दोस्तों ऐसी चीज होती है जिसे अंग्रेजी में इसको मिंट बोलते हैं, जहाँ पे सिक्कों की ढलाई की जाती है। आपको बता दें मौर्य शासन का जो स्थापक था वो तो चंद्रगुप्त मौर्य। इसने नंद वंश की अंतिम जो शासक थे घनानंद, उनको परास्त करके इन्होंने मौर्य वंश का प्रारंभ किया था। अगला सवाल है दोस्तों चौथा, सारगैसो सागर प्रख्यात है। मतलब सारगैसो सागर जो है कई बार ये पूछा गया है, याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सारगैसो सागर है वो किस चीज़ के लिए प्रख्यात है। विकल्प ए है अत्यधिक निम्न ताप हेतु, विकल्प बी है गहराई हेतु, विकल्प सी है समुद्री शैवाल से भरे स्थिर जल हेतु और विकल्प डी है उष्णकटिबंधीय महासागरीय धाराओं हेतु। तो आपको बताना है कि सारगैसो सागर किस से जुड़ा हुआ है या किस लिए फेमस है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प सी, यानी समुद्री शैवाल से भरे स्थिर जल हेतु। आपको बता दें दोस्तों उत्तरी अटलांटिक सागर, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है,
वहाँ पे जो जलधाराएँ चलती हैं, बेसिकली उत्तरी विश्वतीय जलधारा, फिर गल्फ स्ट्रीम धारा और यहाँ से किनारी जलधारा, इस तरीके से चलती है। तो जो ये क्षेत्र बसता है, ये एक बड़ा ही शांत जल का क्षेत्र होता है, शांत जल का क्षेत्र होता है, जिसे सारगैसो सागर के नाम से बोलते हैं। इसका नाम सारगैसो सागर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे सारगैसम नाम की शैवाल पाई जाती है दोस्तों। यहाँ पे सारगैसम शैवाल पाई जाती है, जिसके नाम पे ये सारगैसो सागर बना है। 5वां सवाल है कि रांची का पठार उदाहरण है। ए सही प्लेनीप्लेन का, बी प्रारंभिक पेनीप्लेन का, सी फॉसिल पेनीप्लेन का और विकल्प डी है उत्थिल पेनीप्लेन का। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? इसका सही विकल्प है विकल्प सी, यानी फॉसिल पेनीप्लेन का। रांची का जो पठार है वो फॉसिल पेनीप्लेन का उदाहरण है। आपको बता दें दोस्तों, जो भूमि की ऊंचाई या गहराई होती है, उस आधार पे भूमि को 3 भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं मैदान, दूसरे को बोलते हैं पर्वत और तीसरे को बोलते हैं पठार। तो जो पठार होते हैं वो बेसिकली भूमि से सीधे उठे होते हैं। ये थोड़ा समतल भी क्षेत्र होते हैं, समतल क्षेत्र होते हैं, भूमि से सीधे उठे होते हैं। पहाड़ी की जो ऊंचाई होती है वो सामान्यतः काफ़ी ज़्यादा होती है, और प्लेन जो एरिया होता है वो मैदानी एरिया होता है, समतल एरिया होता है। 6ठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? विकल्प ए नंदन कानन को, विकल्प बी पश्चिम बंगाल के सुंदरवन को, विकल्प सी असम में काजीरंगा को और विकल्प डी है भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर को। तो आपको बताना है वैश्विक विरासत का जो वन है वो किसे माना जाता है। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, यानी पश्चिम बंगाल के सुंदरवन को वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। आपको बता दें कि जो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है, यहाँ पे बेसिकली सुंदरी, ये वृक्ष की एक प्रजाति है, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। मैंग्रोव की एक प्रजाति है सुंदरी, इसी की वजह से सुंदरवन इसका नाम पड़ा है। असम में जो काजीरंगा है, बेसिकली ये एक राष्ट्रीय उद्यान है, और एक सींग वाले, भारत में जो एक सींग वाले गैंडे होते हैं वो यहीं पे पाए जाते हैं। कई बार पूछा गया है कि एक सींग वाले गैंडे बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं या भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं, तो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। अगला सवाल है 7वां, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक रूप से सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है? यानी कि जो संसदात्मक और अध्यक्षात्मक रूप है शासन का, उसके वर्गीकरण का बेस क्या है आपको बताना है। विकल्प ए है केंद्र राज्य संबंध, विकल्प बी व्यवस्थापिका कार्यपालिका संबंध, विकल्प सी कार्यपालिका न्यायपालिका संबंध और विकल्प डी उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा इनमें से। सही विकल्प है विकल्प बी, यानी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका संबंधों के आधार पर संसदात्मक और अध्यक्षात्मक जो रूप है शासन का, उसको बनाया गया है। संसदात्मक स्वरूप में दोस्तों जो मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है, इसलिए ऐसे सरकार को संसदात्मक सरकार बताते हैं। अध्यक्षात्मक शासन में जो प्रमुख होता है वो लोकसभा के लिए या निम्न सदन के लिए सीधे जिम्मेदार नहीं होता। ये प्रणाली यूएसए यानी कि अमेरिका में प्रचलित है। अगला सवाल है 8वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है? महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस अनुच्छेद में यह प्रोविजन किया गया है कि राज्य सूची के किसी कानून पर केंद्र या संसद कानून बना सकती है? तो इसका विकल्प ए है अनुच्छेद 229, विकल्प बी है अनुच्छेद 356, विकल्प सी है अनुच्छेद 352 और विकल्प डी है अनुच्छेद 249। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प डी, यानी अनुच्छेद 249 में यह कहा गया है कि सांसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकते हैं। आपको बता दें कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियों में से जो 7वीं अनुसूची है उसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची में। तो केंद्र सूची में बेसिकली केंद्रीय यानी कि सांसद, अपनी जो केंद्रीय सांसद है वो कानून बनाती है। राज्य सूची में राज्य कानून बनाते हैं और समवर्ती सूची पे दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर केंद्र और राज्य के कानूनों पे कोई डिफरेंस है तो केंद्र का कानून को प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन कई मामलों में
अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची पर भी केंद्र सरकार यानी कि सांसद कानून बना सकती है। 9वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसी नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया है, किसने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। विकल्प ए है AK अय्यर, विकल्प बी है A हृदयनाथ कुंजरू, विकल्प सी है HB कामत और विकल्प डी है KT साय। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? इसका सही विकल्प है विकल्प डी यानी कि KT साय, जो एक महान संविधान वेत्ता हैं। उन्होंने बोला है कि जो DPSP हैं हमारे नीति निर्देशक तत्व, जो बेसिकली भाग 4 में दिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व, वो एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा के अनुसार किया जा सकता है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों को पूर्णतः फॉलो करना अनिवार्य नहीं है। ये डिपेंड करता है कि राज्य की जो वित्तीय, प्रशासनिक और अन्य क्षमताएं हैं वो किस प्रकार की हैं। अगला सवाल है 10वां, केंद्र देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है। वे किसान मतलब ऐसे किसान जिनके पास जोत का क्षेत्र है। विकल्प ए 1 हेक्टेयर से कम, विकल्प बी 1 से 2 हेक्टेयर, विकल्प सी 2 से 3 हेक्टेयर, विकल्प डी 3 से 4 हेक्टेयर। तो जो हमारे छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उनको कितनी भूमि के आधार पर उनको सीमांत किसान या छोटा किसान बोला जाता है? तो इसका विकल्प बी यानी ऐसे किसान जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच भूमि है, उनको हम छोटे किसान बोलते हैं। 11वां सवाल है, IDA को ऋण देशों द्वारा अदायगी की प्रणाली, यानी आपको बताना है कि IDA से अगर किसी ने ऋण लिया है तो उसकी अदायगी की प्रणाली क्या होगी, यानी वो किस करेंसी में भुगतान कर सकता है। विकल्प ए है विदेशी दुर्लभ मुद्रा में, विकल्प बी है आंशिक या पूर्ण रूप से घरेलू मुद्रा में, और विकल्प सी है केवल SDR में की जा सकती है, और विकल्प डी है केवल स्वर्ण में की जा सकती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प ठीक रहेगा। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों विकल्प बी यानी आंशिक या पूर्ण रूप से घरेलू मुद्रा में IDR से लिए गए ऋणों का भुगतान किया जा सकता है। आपको बता दें IDA एक इंटरनेशनल एजेंसी है, इसका नाम है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। ये UN की एक विशेष शाखा है। वर्ल्ड बैंक जो बोलते हैं उसकी भी एक विशेष शाखा है IDA, वर्ल्ड बैंक की ये शाखा है। इसको सॉफ्ट लोन प्रोवाइडर भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। SDR जो दोस्तों एक करेंसी है, ये किसी देश की करेंसी नहीं बल्कि IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसकी एक करेंसी है SDR। 12वां सवाल है, राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? विकल्प ए है खानों के नवीकरण हेतु, विकल्प बी है उद्योगों के आधुनिकीकरण हेतु, विकल्प सी है लघु इकाइयों की स्थापना हेतु, और विकल्प डी है उद्योगों के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों के पुनर्स्थापना हेतु। दोस्तों ये 2005 में बनाई गई थी। तो आपको बताना है कि ये जो बनाया गया था राष्ट्रीय नवीकरण कोष, ये किस लिए बनाया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका सही विकल्प है विकल्प डी यानी कि उद्योगों के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों के पुनर्स्थापना हेतु इस कोष का गठन किया गया था। आपको बता दें भारत में 1992 में LPG शुरू हुआ। LPG का मतलब लेबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये इकोनॉमी के बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है, याद रखें। लेबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का चरण शुरू हुआ। इसमें बहुत सारी रुग्ण कंपनियों को जो सस्टेन कर ही नहीं पा रही थी उनको बंद करने का काम किया गया, तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जिसे आप VRS बोलते हैं, वॉलंटरी सर्विस जो आप निवृत्ति के लिए, उसको चालू किया गया। तो इस टाइप से उद्योगों के आधुनिकीकरण से, मॉडर्नाइजेशन से जो श्रमिक विस्थापित हुए उनके लिए ये कोष बनाया गया, राष्ट्रीय नवीकरण कोष। 13वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नियत तापी है? आपको बताना है नियत तापी यानी समतापी कौन सा जंतु है नीचे दिए गए विकल्पों में से। विकल्प ए है व्हेल, विकल्प बी है व्हेल शार्क, विकल्प सी है एनालाइटीज और विकल्प डी है डेक्रो। तो दोस्तों इसका सही विकल्प कौन सा होगा? इसका सही विकल्प है विकल्प ए यानी कि व्हेल एक नियत तापी या समतापी है। दोस्तों तापमान सहन करने के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया है, एक समतापी और एक विषमतापी। ऐसे जानवर, ऐसे जंतु या ऐसे लोग जो पक्षी जो भी है
वो जो समान ताप में ही सस्टेन कर सकता है उनको समतापी या नियत तापी बोलते हैं। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी वजह से ये समतापी जीव यानी व्हेल को सबसे ज़्यादा समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। 14वां सवाल है सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र। परमानेंट इकोलॉजी जो हमारा सिस्टम है वो कौन सा है? विकल्प ए है मरुस्थल, विकल्प बी है महासागर, विकल्प सी है पर्वत और विकल्प डी है वन। आपको बताना है कि सबसे ज्यादा स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा दोस्तों? ये कई बार स्टेट पीएससी के एग्जामों में, एसएससी के एग्जामों में, रेलवे और कई एग्जामों में पूछा गया है। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, यानी कि महासागर। जो हमारे महासागर हैं वो सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। और मरुस्थल की बात करें तो ये सबसे कम बायोडाइवर्सिटी वाले क्षेत्र होते हैं। सबसे कम जो जैव विविधता होती है वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। महासागर सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। आज का 15वां सवाल और अंतिम सवाल भी है, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? आपको बताना है। विकल्प ए है अम्ल वर्षा से, विकल्प बी है विश्वव्यापी तापन से, विकल्प सी है रेडियोधर्मिता से और विकल्प डी है जीवाणुविक क्रिया से। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? स्टोन कैंसर किससे होता है आपको बताना है। तो इसका विकल्प ए यानी अम्ल वर्षा सही विकल्प है। आपको बता दें कि बढ़ते प्रदूषण के कारण वायुमंडल में नाइट्रोजन और सल्फर का स्तर बढ़ता जा रहा है, जो वायु में उपस्थित नमी और अन्य तत्वों से क्रिया करके एसिड का निर्माण करते हैं, जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों ही एसिड वर्षा के द्वारा जमीन पे आते हैं, जिससे स्टोन कैंसर होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। जो लोग ऐसे मतलब एसिड युक्त जलों को पीते हैं तो उनको स्टोन कैंसर होने की संभावनाएं रहती हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमें उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके परीक्षाओं में कुछ योगदान अवश्य देगा, क्योंकि इसमें जो भी फैक्ट शामिल किए गए थे बहुत महत्वपूर्ण थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों हमने आरआरबी रेलवे एग्जाम के लिए एंड समान अध्ययन का जो प्रैक्टिस सेट का सीरीज शुरू किया था, उसका आज 21 जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? विकल्प ए है बीजापुर, विकल्प बी है असीरगढ़, विकल्प सी है अहमदनगर और विकल्प डी है बरार। तो इसका सही विकल्प आपको बताना है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा विकल्प सी, यानी कि अहमदनगर जो दक्षिण भारत में स्थित है, वहाँ पे अकबर ने सबसे पहले आक्रमण किया था। आपको बता दें अकबर का जो शासन था वो 1556 से 1605 तक चला। ये मुगल साम्राज्य थे, इनको अकबर द ग्रेट के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने एक धर्म चलाया, नाम था उसका दीन इलाही। ये इनका प्रमुख धर्म था। और सैन्य व्यवस्था के लिए इन्होंने एक नया सुधार किया जिसका नाम है मनसबदारी प्रथा। तो मनसबदारी प्रथा भी जो है अकबर ही लेके आए थे। दूसरा सवाल है, सल्तनत काल में दारुल सफा होता था। विकल्प ए एक चिकित्सालय, विकल्प बी शाही शिविर, विकल्प सी घुड़सवारी के अभ्यास हेतु खुला क्षेत्र और विकल्प डी सेना परेड के लिए खुला क्षेत्र। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा आपको बताना है। विकल्प डी इसका सही विकल्प है दोस्तों। सेना परेड के लिए खुला क्षेत्र को सल्तनत काल में दारुल सफा बोलते थे। तीसरा सवाल है, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? आपको बताना सबसे पुराना कौन सा है। तो पहला है चालुक्य, बी है पल्लव, सी है राष्ट्रकूट और डी है सातवाहन। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? विकल्प डी यानी सातवाहन।
दिए गए राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश है। अगला सवाल है व्हांगहो नदी गिरती है, यानी ये कहाँ पर गिरती है बताना है। विकल्प ए है बीत सागर में, विकल्प बी है चीन की खाड़ी में, विकल्प सी है जापान सागर में और विकल्प डी है दक्षिण चीन सागर में। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? इसका सही विकल्प है दोस्तों विकल्प बी, यानी कि चील की खाड़ी। व्हांगहो नदी दोस्तों चीन की एक प्रमुख नदी है जो चील की खाड़ी में गिरती है। आपको बता दें व्हांगहो नदी को चीन का शोक भी बोलते हैं। कई बार पूछा जाता है कि चीन का शोक कौन सी नदी को बोलते हैं, तो वो है व्हांगहो नदी। दोस्तों ये जिस जगह से होकर बहती है वहाँ की जो मिट्टी है वो लगभग येलो कलर की है, पीली कलर की है, जिसके कारण ये इसका पानी येलो सा दिखने लगता है। इसको येलो नदी के नाम से या पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। 5वां सवाल है निम्नांकित पर्वतों में से कौन सा टर्सरी युगीन अल्पाइन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो विकल्प ए है उत्तरी अमेरिका रॉकीज, विकल्प बी है अफ्रीका का एटलस, विकल्प सी है दक्षिण अफ्रीका का एंडीज और विकल्प डी है भारत का अरावली। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? दोस्तों इसका सही विकल्प होगा विकल्प डी, यानी भारत का अरावली टर्सरी युगीन अल्पाइन तंत्र से संबंधित नहीं है। बाकी उत्तरी अमेरिका रॉकीज, अफ्रीका का एटलस और दक्षिण अमेरिका का एंडीज ये अल्पाइन तंत्र के संबंध रखते हैं। दोस्तों भारत में जो अरावली है वो बेसिकली राजस्थान में फैली हुई है, राजस्थान में फैली पर्वत श्रेणी है। ये काफ़ी पुरानी श्रेणी है, लेकिन लगातार अपरदन के कारण इसकी ऊंचाई कम हो गई है। 6वां सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्लेट का भाग नहीं है? तो विकल्प ए है ऑस्ट्रेलिया, विकल्प बी है बोर्नियो, विकल्प सी है सऊदी अरब और विकल्प डी है श्रीलंका। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? कौन सा भारतीय प्लेट का भाग नहीं है? तो इसका सही विकल्प है दोस्तों विकल्प सी, यानी सऊदी अरब भारतीय प्लेट का भाग नहीं है। आपको बता दें पूरे भूभाग को भूवेत्ताओं ने 7 पार्टों में 7 बड़े प्लेटों में विभक्त किया है। भारतीय प्लेट जो है एशियाई प्लेट का एक भाग है, लेकिन उसमें सऊदी अरब को शामिल नहीं किया जाता। ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो और श्रीलंका इसमें शामिल है। अगला सवाल है भारत में द्वैत शासन था उसको लागू किया गया था, कब लागू किया गया था? विकल्प ए है भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, विकल्प सी है भारत सरकार अधिनियम 1935 और विकल्प डी है भारत सरकार अधिनियम 1961। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? दोस्तों इसका विकल्प बी, यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत द्वैत शासन भारत में लगाया गया था। दोस्तों ये 1919 के एक्ट जो आया था उसमें महिलाओं को भारत में वोटिंग का राइट दिया गया था, महिलाओं को वोटिंग राइट दिया गया था, हालांकि सीमित मात्रा में था। इसमें एक प्रावधान और किया गया था कि इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात क्या इम्प्रूवमेंट हुए उसके लिए 10 साल बाद एक कमीशन बनाया जाएगा। 10 साल बाद एक कमीशन बनाया जाएगा जो रिव्यू करेगा इसकी खामियों को और इसकी अच्छाइयों को। इसके लिए 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। इसके 7 सदस्य थे और 7 के 7 अंग्रेज से, जिसकी वजह से भारत में इसका बहुत विरोध किया गया। आपको बता दें इस अधिनियम में एक प्रावधान किया गया था लोक सेवाओं के गठन के लिए, जिसके लिए ली कमीशन बाद में बना। कई बार पूछा गया ली कमीशन किसके लिए बना था? तो ली कमीशन के तहत ही भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। 8वां सवाल है निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उनको समायोजित किया गया था? आपको बताना है कौन सा संशोधन था। विकल्प ए है 40वां, विकल्प बी है 42वां, विकल्प सी है 43वां और विकल्प डी है 44वां। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? दोस्तों इसका सही विकल्प है विकल्प बी, यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। ये 1976 में किया गया था। इसके तहत जो भाग 4 है जिसमें हमारे नीति निर्देशक तत्व दिए हैं उसमें एक अनुच्छेद बनाया गया था, अनुच्छेद 51 का एक स्पेशली अनुच्छेद बनाया गया था जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है जोड़ी गई थी। बाद में 2003 में 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज उसमें जोड़ी गई शिक्षा संबंधी कि प्रत्येक संरक्षक का ये दायित्व होगा कि अपने बालकों को प्राथमिक शिक्षा प्रोवाइड करवाए। अगला सवाल है 9वां, निम्नलिखित में से किस रिट का अर्थ है हम आदेश देते हैं? तो विकल्प ए है बंदी प्रत्यक्षीकरण, विकल्प बी है परमादेश, विकल्प सी है अधिकार परीक्षा और विकल्प डी है उत्प्रेषण। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, यानी कि परमादेश, जिसके तहत ये कहा जाता है कि हम आदेश देते हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों ही रिट जारी करते हैं
अगर किसी या किन्हीं लोगों के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, वो 5 टाइप के रिट जारी करते हैं, जिनमें से 4 ये जो दिए गए हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा उत्प्रेषण, और एक और है नाम है प्रतिषेध। प्रतिषेध भी एक रिट है जो कोर्ट जारी करती है। अगला सवाल है 10वां, किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है। आपको बताना है कि केंद्रीय बैंकों के कार्यों में शामिल नहीं है। विकल्प ए है विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य, विकल्प बी है मौद्रिक नीति पर नियंत्रण, विकल्प सी है सरकारी खर्चों पर नियंत्रण, और विकल्प डी है बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा दोस्तों? फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प सी, यानी सरकारी खर्च पर नियंत्रण। केंद्रीय बैंक का काम नहीं है। केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1935 में की गई थी। 1935 के एक्ट के द्वारा ही की गई थी। बाद में 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण भी किया गया। आपको बता दें, भारत का जो आरबीआई बैंक है वो केंद्रीय बैंक है और बैंकों का बैंक तथा सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। साथ ही जो मॉनेटरी पॉलिसी पर कंट्रोलिंग होती है वो भी आरबीआई ही करता है, और फॉरेन एक्सचेंज का जो कार्य है वो भी आरबीआई ही संभालती है। लेकिन सरकारी खर्चों पर कंट्रोलिंग का इसका कोई काम नहीं है। इसके लिए कुछ एक पीएसी है, लोक लेखा समिति बोलते हैं, इसका गठन किया जाता है। और जो भारतीय संविधान में इसका वर्णन है कैग, जिसका अनुच्छेद 148 से 151 तक है, ये भी सरकारी खर्च पर नियंत्रण के लिए काम करता है और रिपोर्ट पेश करता है गवर्नमेंट को। 11वां सवाल है व्यापार नीति में शामिल है। आपको बताना है कौन कौन से शामिल है। विकल्प ए निर्यात आयात नीति, विकल्प बी है लाइसेंसिंग नीति, विकल्प सी है विदेशी मुद्रा नीति, और विकल्प डी है भुगतान संतुलन की नीति। तो आपको बताना है व्यापार नीति में कौन शामिल है। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? विकल्प ए यानी आयात निर्यात नीति व्यापार नीति में शामिल है। बाकी लाइसेंसिंग नीति, विदेश मुद्रा नीति और भुगतान संतुलन नीति इसमें शामिल नहीं होते हैं। अगला सवाल है 12वां, अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? यानी कि जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं वो किस क्षेत्र का क्रियाकलाप है, किस क्षेत्र की एक्टिविटीज है? विकल्प ए है प्राथमिक क्षेत्र, विकल्प बी है द्वितीयक क्षेत्र, विकल्प सी है तृतीयक क्षेत्र, और विकल्प डी है तकनीकी क्षेत्र। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा दोस्तों? इसका सही विकल्प है विकल्प ए, यानी प्राथमिक क्षेत्र के तहत प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है। द्वितीयक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र जो रॉ मटेरियल होता है उसका यूज करके अगली चीज़ें बनाई जाती हैं। तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो इसमें सर्विस सेक्टर बेसिकली आता है। इसमें बीमा और बैंकिंग जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। 13वां सवाल है तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? विकल्प ए है चार्ल्स नियम से, विकल्प बी है न्यूटन के शीतलन नियम से, विकल्प सी है ऊष्मा विनिमय के नियम से, और विकल्प डी है ऊर्जा के संरक्षण नियम से। तो आपको बताना है इसका सही विकल्प कौन सा होगा। फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प डी, यानी ऊर्जा संरक्षण से तापगतिकी का जो प्रथम नियम है उससे संबंधित है। ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो कहता है ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती और ना ही नष्ट की जा सकती। हालांकि एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में बदला जा सकता है। 14वां सवाल है दो धातुओं का जो सोल्डरन होता है वो किस गुण के कारण संभव होता है? विकल्प ए है परासरण, विकल्प बी है श्यानता, विकल्प सी है पृष्ठीय तनाव, और विकल्प डी है असंजन बल। तो आपको बताना है कि जो दो अलग अलग धातुएं होती है उनका जो सोल्डरन होता है वो किस गुण के कारण संभव होता है। तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी, यानी असंजन गुण के कारण ऐसा संभव हो पाता है। 15वां और आज का अंतिम सवाल है वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? आपको बताना है। विकल्प ए है अभिवहन, विकल्प बी है संवहन, विकल्प सी है चालन, और विकल्प डी है विकिरण। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा दोस्तों? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा विकल्प ए, यानी अभिवहन। अभिवहन के कारण वायु की क्षैतिज गति में होने वाला ऊष्मा का अंतरण होता है। आपको बता दें इस तरीके से जब वायु चलती है और ऊर्जा का अंतरण होता है तो डेट इज कॉल्ड अभिवहन। और संवहन में जो हवाएं चलती हैं वो ऊर्ध्वाधर चलती हैं, ऊपर नीचे। इस तरीके से जो ऊर्जा का वितरण होता है, ऊष्मा का वितरण होता है, वो संवहन होता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी ओर से
शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि आपको महत्वपूर्ण फैक्ट प्रोवाइड करवाएं, जैसा कि हमने और भी वीडियो में बताया है। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखा करें। धन्यवाद।